हेलो सभी साथियों का इस YouTube प्लेटफॉर्म लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य श्री अंकज मिश्रा एडवोकेट जी और वरिष्ठ अधिवक्ता सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट श्री कौशल किशोर शर्मा एडवोकेट जी। आज की मीटिंग में संभावनाएं हैं हमारे साथ अभी ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के प्रदेश महामंत्री ब्रजबीर सिंह, वो भी शायद मेरठ से कनेक्ट होंगे। बार एसोसिएशन, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इटावा अनिल सिंह गौर को भी कनेक्ट होना था, लेकिन शायद वो रास्ते में हैं, कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। कानपुर लॉयर्स एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट नदीम रऊफ खान साहब भी अभी बात हुई है, वो भी कनेक्ट होने जा रहे हैं। देखिए, आप लोगों के सामने हैं, आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से, और मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ कानपुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अगर हम कचहरियों को देखें, कुछ जिलों को छोड़ करके, कि पिछले करीब 10-15 सालों में जिस तरीके से ऐसे लोगों का बार की पॉलिटिक्स में कब्जा हो गया है जिनको प्रैक्टिस से मतलब नहीं है, जिनको एडवोकेट्स की प्रॉब्लम्स से मतलब नहीं, एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स को जानते ही नहीं, एडवोकेट्स की प्रॉब्लम्स हैं क्या और क्या नहीं है। वो लोग जो शहर के अंदर तमाम तरीके के प्रॉपर्टी डीलिंग के काम करते हैं, दूसरे और काम धंधे करते हैं, निजी स्कूलों के खुल जाने से वो सारे लोग वकील बन गए और एडवोकेट बन के कोर्ट में आ गए, और कोर्ट में आने के बाद उनके पास काम है नहीं तो वो दिन भर खाली थे तो वकीलों के नेता बन गए। मैं समझता हूं शायद ऐसे ही लोगों का आज बार की पॉलिटिक्स में कब्जा हो गया है। हमारे साथ ब्रजबीर सिंह भी कनेक्ट हो रहे हैं मेरठ से। तो हमारे साथ बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं अंकज मिश्रा एडवोकेट जी। हमारे साथ ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के AILU जो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रदेश के सेक्रेटरी हैं ब्रजबीर सिंह जी, मेरठ से कनेक्ट हुए हैं। ब्रजबीर जी नमस्कार। और हमारे साथ द लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर के एक्स प्रेसिडेंट हैं नदीम रऊफ खान साहब। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, अपना ऑडियो आप म्यूट कर लीजिए, आवाज आपकी आ नहीं रही, ऑडियो आपका बंद है। और हमारे साथ कौशल किशोर शर्मा जी हैं जो सीनियर लॉयर हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट हैं। आज का जो गंभीर इशू है जिसके बारे में बातचीत करने की जरूरत पड़ी, कि जैसा कि आप सबको मालूम है, और ये सिर्फ कानपुर की प्रॉब्लम नहीं है, अभी पिछले दिनों भी मेरी ब्रजबीर भाई से बात हो रही थी कि लगभग कानपुर से जो सटे हुए जिले हैं उनमें तो हर जिले की ये समस्या हो गई है कि वहां वकीलों की जो संस्थाएं हैं वहां ऐसे लोगों को कब्जा हो गया है जिनको वकालत से मतलब नहीं है, प्रैक्टिस से मतलब नहीं है। तो इसको जो जिस तरीके से आप कचहरी के कैंपसेस को देखते हैं कि डिग्री कॉलेजों से भी बदतर स्थिति हो गई है, सालों भर दावतें चलती हैं, तमाम तरीके की शराब वगैरह का दौर चलता है और जबरदस्त बाहरी लोगों को बुला करके नारेबाजी होती है, और पूरे शहर में कोर्ट कैंपस से लेके शहर तक होल्डिंग बैनर पोस्टर से पटा रहता है। इस समस्या का क्या सुझाव है, कैसे इसके सुधार की तरफ आगे बढ़ा जाए? मैं समझता हूं चूंकि हमारे साथ एक जो हमारी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उसके एक प्रतिनिधि के तौर पर बार काउंसिल के सदस्य मौजूद हैं श्री अंकज मिश्रा जी। तो उनसे ही सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। अंकज जी बताइए किस तरीके से इस समस्या से निपटा जाए, क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए करीम भाई, जी बड़ी स्थिति जो विषय है वर्तमान का, आवाज आ रही ना मेरी? जी आ रही। वर्तमान स्थिति देखिए किसी से छिपी नहीं है और ये कड़वा सच है जी कि इस स्थिति का जिम्मेदार प्रैक्टिशनर लॉयर ही है। अब आप मानिए कि 5700 वकीलों की जो कानपुर में लिस्ट है, क्योंकि कमोबेश हर जिले में यही स्थिति है, तो हम अपने शहर की बात कर लें, और इन 5700 में से बमुश्किल जो लिस्ट होगी वो होगी 2200-2300 की जो प्रैक्टिशनर लॉयर होंगे, 2200 होंगे जो जिनके घर का चूल्हा कचहरी की कमाई से चलता है। तो अब यही वकील जब वोट देने जाता है, यही प्रैक्टिशनर लॉयर जब वोट देने जाता है, तो किसको दे रहा है? नॉन प्रैक्टिशनर को जिताने के लिए वोट देने जा रहा है। ये भी एक अजीब सच है। ये गलती हमारी है ना, और इससे भी बड़ी गलती है कि जो इन प्रैक्टिशनर लॉयर में जो जिम्मेदार लोग हैं
आप समझिए कि हम लोग सोशल मीडिया में अपनी बात रखते हैं, अपनी पीड़ा दिखाते हैं कि साहब ये हो रहा है, लेकिन कोई भी हम 5-10 आदमी 20 आदमी ये कहने की स्थिति में नहीं है बार एसोसिएशन की एल्डर्स कमेटी को कि आप छोड़िए, आप एल्डर्स कमेटी बने रहिए, लाइए हम चुनाव करवा दें, हमको आरओ मंडल में रखिए। क्यों नहीं कहते हैं? इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि हम सब व्यस्त हैं, हम सब बिना मतलब की बेईमानी नहीं लेना चाहते हैं। जैसे मैंने पिछले साल चुनाव करा के भोगा, एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन गौड़ साहब आए, जब एक कमेटी चुनाव होने नहीं देना चाहती थी, एक कमेटी चुनाव पे दबाव डाल रही थी, 2 बार कैंसिल हुआ बार का चुनाव, आपको मालूम है जी। फिर वो आए, किसी तरीके से उनकी आंख में आंसू आ गए, बोले पंडित जी हमारा चुनाव करा दीजिए, मेरी बहुत बदनामी हो रही है। जब मैंने कहा चलिए, मैंने पूरी बार काउंसिल से टीम बुलाई, दबाव बनाया, वकीलों पे जितना बन सकता था बनाया, ईमानदारी से चुनाव कराने के लिए। अल्टीमेटली जब चुनाव निपटा, दूसरे दिन कम से कम, मैं तो इलाहाबाद में था काउंटिंग के समय, फोन आए कि साहब आपने 4 लाख रुपए ले लिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी को जिता दिया, आपने 15 लाख रुपए ले लिए राकेश तिवारी से, आपने इनोवा खरीद ली, आपने फ्लैट ले लिया, मतलब 2-2.5 करोड़ रुपए तो बार काउंसिल के मेंबरों को मिल गया चुनाव कराने के लिए। तो एक एक ये हम लोग भी मानव है, मन की पीड़ा है, खैर इससे डर नहीं है, हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं, हमको कोई जिम्मेदारी देगा कल हम फिर बार एसोसिएशन में खड़े हो जाएंगे डंडा लेके चुनाव कराने के लिए, अराजकता को खत्म करने के लिए। लेकिन किसी भी एक कमोवेश स्थिति में जो हम लोग अन्य हमारे मेरे जैसे अन्य जो साथी हैं, जैसे आप, हम तो आपको कचहरी में देखते हैं, आप हमको देखते हो, कौशल भाई साहब हमको रोज दिखते हैं, वो हमको देखते हैं, नदीम भाई साहब कचहरी में दिखते हैं, हम लोग देखते हैं, ऐसे जो कितने सारे वकील हैं। हम लोग ने तो नहीं कहा जाके एल्डर्स कमेटी आप 90 साल के हो गए, चलिए आरओ मंडल में हमको रखिए, हम कराते हैं चुनाव, हम देखते हैं अराजकता कैसे होती है। आपने कैसे एक दिन में 3200 वोट बढ़ा लिए भाई बिना अंगूठा लगाए। हम विरोध नहीं करते, हम अपनी बात को नहीं कहते, हम जाके, अब अशोक श्रीवास्तव जी क्या मीटिंग चल रही, नरेंद्र यादव भाई साहब आए, अब आप देखिए पवन का इंसिडेंट हुआ, ठीक है, पवन का इंसिडेंट कैसे हुआ, अब हम काउंसिल की हाउस की बात नहीं बताएंगे आपको, लेकिन जो मैं 20 वकीलों को डिवार किया जा रहा था, 19 को बचाने में मैं सफल रहा, क्योंकि मैं जान रहा था कि स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। अब उसने जो बैनर लगा, क्योंकि पवन कैसा भी वो प्रैक्टिशनर है, कचहरी में आता है, दिखता है, वकालत करता है, ये चुनाव की जीत हार का समर्थन मेरा नहीं है कि कौन जीतेगा, हम किसको वोट देंगे, कौन हारेगा, काला चोर जीत जाए, लेकिन प्रैक्टिशनर होना चाहिए, कचहरी आना चाहिए, दिखना तो चाहिए कि हाँ ये वकील है, ये रोज आता है, इसके पास पर डे एक मुकदमा है, आधा मुकदमा है। लेकिन एक, अब देखिए आप कितने पिछले महामंत्री देखिए, 11 महीने आते हैं, बेल में खड़े रहते हैं, उसके बाद तो नहीं दिखते हैं, उसके बाद बेल मिलना क्यों बंद हो जाती है उनको, यानी कि वो प्रैक्टिशनर नहीं है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि भाई एक लड़ाई छेड़ देना, प्रैक्टिशनर वर्सेस नॉन प्रैक्टिशनर। चलिए आज से शुरू करेंगे, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, हम वोटे नहीं डालने जाएंगे, डालेंगे तो चाहे कितना भी गरीब कैंडिडेट हो, कितना भी बेकार हो, कितना भी लतीयड़ हो, कुछ अकल ना हो, लेकिन हम प्रैक्टिशनर ऊपर से लेके कार्यकारिणी तक प्रैक्टिशनर काउंसिल को वोट करें, जीते चाहे हारे। बदलाव के लिए ये करना पड़ेगा जी, ये यही संकल्प सबको करने लेना पड़ेगा। और कौशल भाई साहब को हम अपना लीडर मानते हैं, और हम चाहते हैं वो लीड करें, मैं उनके लक्ष्मण बन के उनके साथ उनके पीछे हूँ। बिल्कुल अंकज भाई, इसी दिशा में ये प्रयास है, और ये आज की चर्चा भी उसी का एक हिस्सा है। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी लायर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नदीम भाई हैं, नदीम रऊफ खान साहब। नदीम भाई आवाज आ रही? जी जी आ रही है। हाँ, अब आप बताइए, आपको पता है कि किस इशू पे चर्चा हो रही है, जिस तरीके से चुनाव की गतिविधियां हैं, जरा आपकी भी हम राय लेना चाहेंगे, कैसे इस पे सुधार हो, कैसे कंट्रोल हो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन में जो बायलॉज के तहत इलेक्शन हो रहा है, उसमें कोई चुनाव नियमावली है ही नहीं। जी, आपकी आवाज में, आवाज खोलिए, आप आवाज खोलिए। बनाना बहुत जरूरी जी, और उसका पालन कराना बहुत जरूरी है जी। जब कोई चुनाव नियमावली नहीं है, एल्डर कमेटी बोल देती है कि बैनर नहीं लगेंगे, पोस्टर नहीं लगेंगे, तो पूरा शहर बैनर और पोस्टरों से पाट दिया जाता है,
और ऐसे प्रत्याशियों का नामांकन पत्र भी लेके वैलिड कर दिया जाता है, तो फिर क्या रहेगा ये एल्डर कमेटी। जी, बायलॉज का कचहरी सख्ती से पालन होना चाहिए। जी भाई, उसमें नियमावली, सबसे पहले तो नियमावली बननी चाहिए कि चुनाव कैसे होंगे। कोई नियमावली आज तक बनी नहीं है, बस ये लिखा है चुनाव होंगे। और जो बायलॉज में एल्डर कमेटी कहती भी है कि आप पोस्टर नहीं लगाएंगे, बैनर नहीं लगाएंगे, और पूरे शहर में लग जाते हैं, तो फिर क्यों अलाउ हो जाते उनके हैं? खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जी बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। तुरंत बार काउंसिल को लिख के इन लोगों की सदस्यता समाप्त करवाएं। जब तक कुछ सख्त कदम नहीं उठाएगी बार काउंसिल, यही हाल होता रहेगा, बस से बदतर। अच्छा, बार और लायर्स एसोसिएशन के अंदर खाना हो रहा है और हमारी कार्यकारिणी क्यों अलाउ कर देती है कि हमारे संस्था के अंदर आइए, भगोना चढ़ाइए जी और शराब बांटिए? ये तो हमारी संस्था के पदाधिकारियों की कमी है ना। मैंने तो कहा था कि कम से कम संस्था के अंदर तो ये काम ना हो कि सुबह से भगोना चढ़े हो और 3000 आउटसाइडर खाना खाए, 2000 वकील खाना खाए। क्या जरूरत है? क्या साल भर ये प्रत्याशी खाना खिला पाएंगे सबको? सही है, चुनाव शुरुआत सबको करनी पड़ेगी। भोजन होते हैं, इस पे कतई बैन होना चाहिए। दोनों संस्थाएं बैन कर दें कि कोई कैंपस के अंदर कोई पूरी सब्जी नहीं बटेगी। बिल्कुल, सबको और अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। सख्ती बिल्कुल नहीं होती है। और जहां तक जी रह गई इस चुनाव की बात, ये चुनाव में जो कुछ हुआ वो हम लोग तो 3 बजे गए, वोट डाल के चैम्बर में आ गए। उसके बाद से बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष महामंत्री लोग खुद गए एल्डर कमेटी के पास कि हम लोगों को साथ लीजिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में हम आपका साथ देंगे। आज भी मीटिंग हुई है, उससे पहले भी कई हुई है। हमारे कितने सीनियर तैयार हैं कचहरी की व्यवस्था ठीक कराने के लिए। बार काउंसिल जो हमारी एल्डर कमेटी है, ये सबका सहयोग ले और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करावे। देखे फिर कैसे आएगा। बैलेट पेपर बांटने के लिए नए नए जूनियर बिठा दिए जाते हैं जो किसी को पहचानते तक नहीं है। उनको तो कोई भी 2 ले लेगा, 4 ले लेगा। इतनी अव्यवस्था थी ये पिछले चुनाव में। इसकी जिम्मेदारी हम सब की है। और हम सब की क्यों है कि हमको बुलाया जाए, पूछा जाए तो हम लोग तैयार हैं अपना काम करने के लिए। तो अब तो ये व्यवस्था की जा रही है कि पूर्व अध्यक्ष जितने रहेंगे हैं और जो और भी जितने हमारे सीनियर हैं, हमने आज भी कहा कि सबको बुलाइए, सबका सहयोग लीजिए। और आप लोग 4 आदमी मिलकर के नहीं संभाल पा रहे हो तो हम लोग जितने भी कचहरी के सीनियर और अच्छे वकील, प्रैक्टिशनर वकील हैं, वो आपका सहयोग देंगे और उस चुनाव को संपन्न करा दीजिए। सही बात, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं नदीम भाई, सही कह रहे हैं आप। पंकज भाई ने भी यही कहा कि अब ये चर्चा लानी पड़ेगी कि प्रैक्टिशनर बनाम नॉन प्रैक्टिशनर, और सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। कार्यकारिणी बने तो सबसे पहले कि चुनाव की नियमावली बनाए और नियमावली बनाने के बाद उसका सख्ती से पालन कराया जाए। 2-4 के पर्चे निरस्त हो जाएंगे, सब सुधर जाएंगे अपने। कार्रवाई किसी खिलाफ होगी तो उसका फिर संदेश जाएगा। मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे साथी अधिवक्ता संघर्षों से हमेशा जुड़े रहते हैं ब्रजबीर सिंह जी, आप मेरठ से हैं, ऑल इंडिया लायर्स यूनियन AILU के स्टेट प्रदेश महामंत्री हैं। आपका भी एक लंबा अनुभव है। ब्रजबीर भाई, आप कैसे देखते हैं? आपको पता चला होगा कानपुर में पिछले दिनों चुनाव के दौरान एक दुर्घटना हो गई, एक एडवोकेट को अपनी जान भी देनी पड़ी। ये जो दिन पे दिन चुनावी अराजकता बढ़ती जा रही है, उसी का ये नतीजा है। क्या 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 कहना है आपका? कैसे देखते हैं आप इन सारी घटनाओं को? करीम भाई और इस डिबेट में उपस्थित मेरा सभी साथियों को पहले तो नमस्कार है जी। मैं ऑल इंडिया लायर्स यूनियन का प्रदेश का, यहाँ का उत्तर प्रदेश का सचिव हूँ, और सचिव होने के नाते मुझे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाना पड़ता है। मैं अभी करीब 15 रोज पहले लखनऊ भी गया था और उससे पहले कानपुर भी आया था मैं, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी मैं कई जगह कोर्ट्स के अंदर गया जी। मध्य यूपी और पूर्वी यूपी के जिले जो हैं, वेस्ट यूपी के जो जिले हैं, उनसे कुछ मुझे वहां पे भिन्नता मिली है कचहरियों के अंदर जाने में, देखने में। जैसे कानपुर है, लखनऊ है, क्योंकि एक अधिवक्ता जो है इस फील्ड में वो
कचहरियों में इस देश की गरीब जनता को, प्रदेश की जिलों की गरीब जनता के लिए, उनके न्याय की लड़ाई के लिए आया है जी। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि अधिवक्ता ने इस प्रोफेशन को एक बिजनेस बना दिया है पूरा, और उस बिजनेस का माध्यम ये देखने में बड़े बड़े होर्डिंग्स, मैं अभी लखनऊ गया था, 15 बाई 15 के होर्डिंग्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगातार एडवोकेट्स के लगे हुए हैं, और उस पर लिखा है कि गंगा स्नान की बधाई है, उसकी बधाई है, पता नहीं क्या 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 उन पर पूरा लिखा हुआ है। जबकि एक एडवोकेट का काम है कि जो उसके पास क्लाइंट आया है उसके लिए न्याय की व्यवस्था करे, कि न्याय उसको किस प्रकार से मिले, उसको न्याय जल्दी मिले, किस प्रकार से, ये सारे काम उसके हैं। लेकिन एक देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, अभी मेरे दो साथियों ने जो पूर्व में अपने विचार रखे हैं जी, मैं उन विचारों से थोड़ा सा अपने को सहमत करते हुए ये कहना चाहता हूं कि एडवोकेट जो प्रत्येक जिले की ये व्यवस्था है, जो बार एसोसिएशन हैं उसमें मान लिया कहीं 2000 मेंबर हैं, तो उसमें कम से कम 700-800 मेंबर ऐसे हैं नॉन प्रैक्टिसिंग जो कभी प्रैक्टिस में नहीं आते हैं। और वे नॉन प्रैक्टिस मेंबर इसलिए हैं कि क्योंकि जो लोग चुनाव लड़ते हैं जी, जो लोग बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ते हैं वो उनके पॉकेट के मेंबर होते हैं, वो प्रैक्टिस में नहीं आते हैं। उनकी किस प्रकार से सीओपी मिलती है बार काउंसिल से, मुझे तो ये भी थोड़ा सा अचंबा लगता है कि जो प्रैक्टिस में नहीं आते हैं किस प्रकार से उनके सीओपी नंबर मिल गए हैं, और दूसरी चीजें भी हैं। तो उन लोगों का कब्जा है, वो लोग बार के महामंत्री, बार के अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारियों को चुनाव करते हैं, और पूरे इस चुनाव प्रक्रिया में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। और वो उन लोगों के होते हैं जो लोग पैसे वाले होते हैं, वकीलों के अंदर जो पैसे वाले लोग हैं, ज्यादातर बार एसोसिएशन में उन लोगों का कब्जा है, जो धन बल के आधार पर चुनाव है। किसी भी बार बिल्कुल, कचहरियों का चुनाव पूरे शहर से डील होता है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने को मिलता है, पता चलता है कि नोएडा में 60 लाख रुपए में चुनाव लड़ा जा रहा है, कानपुर के अंदर 2 करोड़ रुपए का 1 करोड़ रुपए में चुनाव लड़ा जा रहा है, लखनऊ के अंदर 1 करोड़ रुपए में चुनाव लड़ा जा रहा है, मेरठ के अंदर 50-60 लाख रुपए एक कैंडिडेट खर्च कर रहा है। देखिए, जब चुनाव के लिए लोग इस तरह का पैसा बहाएंगे तो आप क्या उनसे क्या उम्मीद चाहोगे? जो लोग 50 लाख 60 लाख या इतने लाख रुपए खर्च करके चुनाव जीत के आ रहे हैं, क्या आप उनसे वकीलों के हित की कोई बात उनके वो कर पाएंगे? उनको पता ही नहीं समस्याएं क्या हैं। उनको तो उस पैसे को किस प्रकार से कलेक्ट करना है, एक साल के अंदर किस प्रकार से उसकी बार्गेनिंग करनी है, किस प्रकार से कोर्ट के अंदर अपना वो उसी धंधे में लगा हुआ है। एडवोकेट के वेलफेयर के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। कोई भी बार एसोसिएशन एडवोकेट का वेलफेयर, ना एडवोकेट की गारंटी है कोई, ना उसका बीमा है, ना उसकी कोई मेडिकल है, ना उसके लिए कोई बैठने की व्यवस्था है, ना उसके लिए कोर्ट के अंदर कोई व्यवस्थाएं हैं। कोर्टों के अंदर सारी बुरी अवस्थाएं, चारों तरफ यदि आप माहौल देखोगे तो जो एडवोकेट के लिए एक थोड़ा जो माहौल चाहिए उसके लिए बिल्कुल नहीं है। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि इसके लिए बार काउंसिल भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है। ज्यादातर जिसमें अभी मेरठ में हुआ है, देखिए आप कितना बड़ा उदाहरण है, मेरठ में चुनाव हुआ है, वहां पर काउंटिंग रुकी हुई है। अच्छा, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल का जो आपस में कोऑर्डिनेशन है वो सही नहीं है। जितने हमारे बार काउंसिल के ज्यादातर मेंबर कहीं ना कहीं किसी ना किसी से प्रोड्यूस हैं, किसी के दबाव में, किसी का उसमें है। ये बार एसोसिएशन जो भी हैं वो सारी एक सोसाइटी से रजिस्टर्ड, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इनके रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। उसकी चुनाव की फंक्शनिंग इंडिपेंडेंट, उसकी जो चुनाव की फंक्शनिंग है वो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग है। मतलब बार काउंसिल का इस चुनाव के अंदर, सोसाइटी के चुनाव के अंदर कहां तक हस्तक्षेप होने को देखने को मिल रहा है। कहीं पर कुछ भी कर देते हैं, कोई भी किसी भी जगह कोई भी ऑर्डर, किसी भी मेंबर ने किसी को एप्लीकेशन दी, उसने ऑर्डर लाके इकट्ठा कर दिया, वो सारे काम कर। तो ये बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। देखिए, मैं आपके सामने जो हमारे साथी बार काउंसिल के बैठे हैं और दूसरे साउथ की बार एसोसिएशन के उदाहरण देना चाहता हूँ। केरला के अंदर देखिए, केरला की जो बार काउंसिल से आपको इनको जानकारी होनी चाहिए, वो लगातार एक साल में एडवोकेट्स के लिए करीब 60 प्रशिक्षण शिविर लगाती है। 60 प्रशिक्षण शिविर एडवोकेट के जो नए जो लाज आ रहे हैं, लगातार नए को आ रहे हैं। अभी केरला बार काउंसिल ने 60 लेक्चर किए हैं एक साल के अंदर। क्या इलाहाबाद बार काउंसिल ने पूरे 5 साल में, बताइए, कोई किसी तरह की इस तरह की कोई सीरीज चलाई है? भाई, एडवोकेट को किस तरह से आप प्रशिक्षित करेंगे? अब कोई मान लिया कोई एडवोकेट जो नया बच्चा आ रहे हैं लगातार,
वो आपके रजिस्ट्रेशन के बाद आके अपनी रामधुन की प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है, वो कोई पता ही नहीं है किसी भी तरह का करने के लिए, वो वहां पे आ जाता है। दूसरी बात ये सबसे बड़ी देखने को मिलती है कि जितने भी बार एसोसिएशन से हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जो एडवोकेट पढ़ने के बाद यहाँ आते आते ही जातिवाद के शिकंजे में कसा हुआ है। जातिवाद का कचहरियों के अंदर सामाजिक जितनी बुराइयां हैं कचहरी भी उनसे अछूती नहीं है। जातिवाद का कचहरियों के अंदर इतना बड़ा जहर है, इतना लोगों को कब्जे हैं कि नए एडवोकेट्स को आपको ही तुरंत जाति में जातियों में उसने उसको दबोच लिया है, वो करने के लिए आया है। और जब तक बार एसोसिएशन के अंदर पैसे का जो मामला है, जो पैसा का जो दावतों का मामला है, शराब का मामला है, अब तो यहाँ तक भी करीम भाई मैं आपको यहाँ तक बता रहा हूँ कि नगद का भी वो चल गया है। बिल्कुल 2,000 रुपए लीजिए, 4,000 रुपए लीजिए, 5,000 रुपए लीजिए। जो नए बच्चे जिसको कचहरी में जो आता है प्रैक्टिस के लिए, जिसको प्रैक्टिस में महीने में मान लिया 2,000 रुपए की है, उसको 2,000 रुपए नगद मिल रहे, उसको तो लग रहा है बहुत अच्छा। लेकिन ये इस प्रोफेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल खतरा, बहुत बड़ा खतरा। आप आज चुनाव में देखे कौन लोग रहे, जो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं वही तो चुनाव में आ रहे हैं। जनरल एडवोकेट को चुनाव में आप फीस देखिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ब्रजबीर भाई। मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक सेकंड में लेना चाहता हूँ। अध्यक्ष पद के लिए जब आप उसकी फीस, एंट्रेंस फीस 25,000 रखेंगे, सेक्रेटरी के लिए 20,000 रखेंगे, और मेंबरशिप के लिए 5,000 रखेंगे, उपाध्यक्ष के लिए 15,000 रखेंगे, क्या एक आम एडवोकेट उस चुनाव में हिस्सेदारी ले सकता है? नॉमिनेशन फीस भी जो बढ़ा दी गई वो भी गलत है भाई। 25,000 रुपए मान लिया आपने प्रेसिडेंट की फीस रखी, तो हम जैसे वकील कैसे जाएंगे उसमें? भाई हमारे पास तो नहीं है 25,000 इस तरह की। तो उन लोगों को ही कब्जा है, उन्हीं के तहत सारा हो रहा है। दूसरा ये है कि ये एल्डर कमेटी वाला भी मैटर। एल्डर कमेटी में देखिए आप, एल्डर कमेटी में वो लोग होते हैं जो सबसे लास्ट के सीनियर होते हैं, 5 या 6। मान लिया एज किसी की 90 साल की है, वो क्या करेगा? 90 साल का एडवोकेट, 85 साल का एडवोकेट, 80 साल का एडवोकेट उस कमेटी का मेंबर तो है, क्या वो एक्टिव है या नहीं? असली बात देखनी है कि उस कमेटी उनके बस का नहीं रह गया, उनके बस का नहीं रह गया, चल नहीं पाते, उनके बस की कुछ नहीं है। तो ये सारा जब तक ये बहुत बड़ा परिवर्तन की बात है करीब भाई। बहुत बड़े एडवोकेट मैं समझता हूँ जी, मैं समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और बार काउंसिल इंडिया को भी लिखना चाहिए कि ये जो एक थोक के भाव में विधि कॉलेजेस, लॉ महाविद्यालय खुल गए हैं, जहां आप एडमिशन लीजिए, घर बैठ के पास हो जाइए पैसा देके, तो ऐसे लोगों को मौका मिल गया कचहरी में आने के, वकील बनकर। हाँ, क्योंकि पहले 7 साल की नौकरी करने के बाद भी बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन कर देती है और कचहरी में आके बाबूजी कहलाने लगते हैं। बिल्कुल। एप्लीकेशन लिखना नहीं आती। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हैं कानपुर के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट भी हैं। शायद मैं समझता हूं कि वो जो सीबीआई और एनआईए वगैरह के जो केसेस होते हैं उनके केसेस हैंडल करते हैं, और बहुत लंबा संघर्ष है। आप ट्रेड यूनियन से भी जुड़े रहे हैं, सामाजिक तमाम कामों में सक्रिय रहते हैं। श्री कौशल किशोर शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और मैं तो यूं कहूंगा कि ये एक नाशूर का रूप ले चुकी है। शर्मा जी बुलाए तो चले चलना। सभी लोगों को सादर नमस्कार जी। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है? लाइट कम है आपकी। जी लाइट तो मैं ठीक कर नहीं पाऊंगा, चलो जो है सो चलिए। मेरा देखिए है क्या कि इस मुद्दे पर मेरा मानना ये है कि बार काउंसिल या स्थानीय बार एसोसिएशन ये कतई दोषी नहीं है। सवाल ये है कि पिछले 15 वर्षों में हमने चुनाव की प्रक्रिया को जानबूझकर, मैं जानबूझकर का उपयोग कर रहा हूँ, जानबूझकर महंगा बनाया है, और कचहरी में उन लोगों को वकालत करने की छूट दी है जो घोषित अपराधी हैं। कानपुर शहर में मैं तो कई लोगों को जानता हूं जिनके खिलाफ अपराध के मुकदमे चले, ठीक है, वो गवाहों के होशियार होने के कारण छूट गए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में कभी ऐसी कोई एडवाइस नहीं देता हूं, अगर कोई व्यक्ति पक्षद्रोही साक्षी हो जाने के कारण अगर उसका एक्विटल हुआ है तो मैं उसको रजिस्टर्ड करने की सलाह नहीं देता हूँ। सवाल ये हमारी बार काउंसिल ऐसे लोगों को कैसे मेंबरशिप दे रही है, इस पर अंकुश लगाए। जब तक इस तरह के अराजक तत्व कचहरी में रहेंगे हम लोग कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। होता क्या है भैया, हम आते हैं घर से, अपने किसी एक गरीब
क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए। जी हम घर में होमवर्क करते हैं, बिल्कुल। कचहरी में अदालत में खड़े होते हैं और बात कहते हैं। ये जो ग्रुप आता है ये केवल न्यूसेंस क्रिएट करने आता है। जी ऐसे लोगों को हम आप जैसे लोग, क्या ऐसा हमारे पास राइफल है नहीं, अगर हमारे हाथ में राइफल भी हो तो हम गोली नहीं चला सकते ना, हमें 100 बार सोचना पड़ेगा, उनको नहीं सोचना है। आप याद कीजिए कुछ दिन पहले बार एसोसिएशन के कैंपस में एक वकील साहब को उस जमाने के एक मारती छात्र नेता थे, उनके चेहरे को झापड़ा मार दिए, कोई कुछ नहीं बोला वहां। आज वो बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य हो गए। हर चुनाव में अध्यक्ष महामंत्री प्रत्याशी उनके यहाँ जाते समर्थन मांगे जाते हैं। ये हमारा को दुर्भाग्य है। ये मेरा निवेदन ये है, इस समस्या को एक चुनाव से मत देखिए, इसको देखिए कि ये जो समस्याएं हैं जो हम आप देख रहे हैं ये तो बाई प्रोडक्ट है, ये मूल समस्या नहीं। मूल समस्या ये है कि हम चुनाव खर्चों को कैसे नियंत्रित करें, जी गुंडों वाले तत्वों टाइप लोगों की मेंबरशिप कैसे रोकी जाए कि वो यहाँ मेंबर न बन सके, और चुनाव के दौरान कोई भी बाहरी आदमी कैंपस से नहीं आएगा। उसके लिए अगर हमको चुनाव के दौरान व्यवस्था पुलिस को सौंपनी पड़े, पुलिस की व्यवस्था सौंप दें। ये जो उस दिन हत्या हुई, यदि उस दिन वो लड़का असलाह लेके नहीं आया होता तो हत्या कैसे होती? सही बात। असलाह लाने की जो छूट मिली, हमको एक अधिकारी पुलिस का कह रहा था कि ये सब हो रहा था वहां, हम देख रहे थे, हम बोल इसलिए नहीं रहे थे कि अनावश्यक पुलिस वकील संघर्ष खड़ा हो जाएगा। आप देखिए आदरणीय अंकश जी बैठे हुए हैं जी, मैंने इससे पहले भी एक कई बार मैंने फेसबुक पे लिखा और कई जगह कहा भी करता हूँ, वकीलों पर बढ़ते हमले ये अधिवक्ता वृत्ति के कारण नहीं है। मैंने बड़े से बड़े अपराधी को सजा दिलाई है, छूट क्या है, वो कहीं मिलते हैं मुझसे आदर से बात करते हैं। ये जो झगड़े हैं ये विवादास्पद प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने के झगड़े हैं। बिल्कुल शर्मा जी, क्योंकि जूम का एक टाइम होता है, टाइम खत्म होने जा रहा है। नहीं भाई एक इसको सुन लीजिए, बड़ा महत्व मैं कह रहा हूँ। बार काउंसिल एक जांच कराए कि ये हत्याएं क्यों हो रही, कैसे हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि ये हत्याएं विवादित प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की हो रही हैं तो बार काउंसिल बार एसोसिएशन अपने आप को उससे अलग करे। जिस दिन बार काउंसिल और एसोसिएशन इन झगड़ों से अपने को अलग कर लेगी, ये कचहरी आना बंद कर देंगे। ये कचहरी को इसीलिए आए हुए हैं कि इनको वकीलों की ताकत का लाभ मिलता है। जब कहीं कब्जा करते हैं तो वकील साहब में इसलिए पुलिस इनसे नहीं बोलती है। तो वकील नहीं है, पुलिस इन पर अटैक कर सकती है। ऐसे लोगों ने काला कोट सिर्फ पहना ही प्रोटेक्शन के लिए है, बस इसके लिए पहना हुआ है। इसको रोकना पड़ेगा। आज इन्हीं लोगों ने अराजकता माने अराजकता का पर्याय बन गया है, ये इनके कारण बन गया है। इनको रोकने के लिए एक मुहिम एक वकील नहीं कर सकता। ये बार काउंसिल बार एसोसिएशन जो किसान करते हैं वो लोग उसको निकले हुए आगे आए। ये जो कानपुर में जी और नरेंद्र यादव ने चालू किया है, एक सराहनीय प्रयास है। इस प्रयास को आगे बढ़ा, हम सब लोग उसको मिलकर आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, हम सब लोग उसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन अंकल जी ये आपका दायित्व तो ज्यादा है, आप एक कमेटी बनवाइए बार काउंसिल से, जो इन हमलों के पीछे के जो कारण हैं उनका पर्दाफाश हो, वो सार्वजनिक किया जाए कि ये वकीलों हमले कैसे होने लगे। भाई अपने कानपुर में इससे विद्वान वकील हुए जिन्होंने सजा कराई है, कभी कोई उनसे नहीं कहता था। अपने यूनुस अली साहब थे, यूनुस अली साहब को देखकर हर आदमी उनको श्रद्धा से सम्मान से प्रणाम करता था। ये हमले क्यों हो रहे, गुंडाई क्यों बढ़ गई है? इसका एकमात्र कारण ये है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो यहाँ आए इसीलिए है कि उनको अधिवक्ताओं की ताकत का लाभ मिले और उसके सारे वो अपने अराजकता गुंडागर्दी फैलाए। जी अंकल जी, लास्ट कमेंट जी विचार करना होगा। सर मैं अरे कौशल भाई साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी बताइए अंकल। जी जी बिल्कुल। मैं इसमें जो अभी आपने कहा कि बार काउंसिल से संबंधित, मैं अभी जब वाइस चेयरमैन था तो मैंने एक रेजोल्यूशन पास करके पूरी स्टेट में प्रमुख सचिव के द्वारा हर कमिश्नर को और हर कप्तान को एक चिट्ठी भिजवाई कि जितने भी आपके यहाँ वकीलों के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं भेजिए। अब आप हंसेंगे कि मेरठ के कमिश्नर का पर्सनल लेटर मेरे पास आया, उसने कहा कि मेरठ मंडल में एक भी वकील के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं है, हमारे मंडल में कोई भी वकील अपराधी नहीं है। कानपुर मंडल से 2 आए, लखनऊ से सबसे ज्यादा 20 आए जिसमें 12 उन्नाव के थे।
जी। ऐसे करके मुश्किल से 40-50 है, जिसमें से 6 के मुकदमे चल रहे हैं। जी। सबसे बड़ी सर समस्या है कि एसोसिएशन का चुनाव है। आप जी। सर्टिफिकेट आप प्रैक्टिस लेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे। स्थिति ये है कि आप बार एसोसिएशन के मेंबर ही नहीं होंगे तो महामंत्री अध्यक्ष कैसे बनेंगे? सबसे ज्यादा अंकुश तो हर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का है, वहां के लोगों का है कि हम इनको मेंबर ही नहीं बनाएंगे तो बनेंगे कैसे? सही है, ऐसे लोगों की मेंबरशिप बिल्कुल बना होना चाहिए भाई। मेंबर बार काउंसिल किसी भी एसोसिएशन के सदस्य की सदस्यता को नहीं समाप्त कर सकती। हम अब देखिए, हमारे यहाँ 50 कंप्लेंट पड़ी हैं कि साहब सलील बिश्नोई एडवोकेट है, प्रैक्टिशनर नहीं। तो हमने कहा भैया एडवोकेट बनना फंडामेंटल राइट है, ठीक है। हम उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं जारी करते, वो प्रैक्टिशनर काउंसिल नहीं है। देखिए, प्रैक्टिशनर वर्सेस नॉन प्रैक्टिशनर। हमारे यहाँ 20,000 वकील हैं, लेकिन बार काउंसिल की लिस्ट में मात्र 8200 वकील हैं। तो 8200 प्रैक्टिशनर में भी हम छांट देंगे, अगर एसोसिएशन छांट देगी तो आपने छांटे 5700 और उसमें भी छटनी हो जाएगी तो 2000 रह जाएंगे। तो एसोसिएशन की ज्यादा जिम्मेदारी है जनपद। सही बात तो है। इस विषय पर भी हम लोग विचार करेंगे और बाकी जो आप राय देंगे उसको मैं मजबूती से आवाज उठाता रहूंगा। ये है कि जो लोग जीत के आ रहे हैं आज, वो वही लोग तो हैं जो को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो हम बहिष्कार कर देंगे ना इनका। जी जी जी। ब्रजबीर जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी ब्रजबीर भाई आप कुछ। जी जी हाँ, लास्ट में थोड़ा ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारे एसोसिएशन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये निर्णय लिया है कि वो सभी जिलों में चुनाव सुधार के अभियान को चलाएंगे सब जगह जी। और उस चुनाव अभियान में ये सारी चीजें रखेंगे। तो इसी प्रकार से बार काउंसिल को भी सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इनकी बार काउंसिल 25 मेंबर हैं, यदि महीने में जाएं और चुनाव सुधार के नाम पे ही लोगों से बात करें और वहाँ सेमिनार करें, सब लोग जाकर डिस्ट्रिक्ट में करें, तो ये सुधार हो सकता है। जब हमारा इस चुनाव सुधार के संबंध में लोगों से कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं, उनसे कोई वार्ता पहल करनी पड़ेगी, पहल करनी पड़ेगी, जब ये सुधार हो सकता है और तभी ये चलेगा मामला। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष महामंत्री जीतते हैं उनकी कार्यकारियों को भी पहल करनी पड़ेगी, लेकिन साल भर दुर्भाग्य है कि इस इशू में वो लोग कोई बात नहीं करते हैं। नहीं करते। चुनाव नियमावली मैंने कहा था कि चुनाव नियमावली बनाना बहुत जरूरी है। जी नदीम भाई बताइए, लास्ट कमेंट आपका कुछ। मेरा चुनाव नियमावली ना होना इसका सबसे बड़ा वो है, और उसका पालन नहीं कोई कराता है। चुनाव की नियमावली बने, कम से कम रोक लग जाए कि 10 साल से पहले कोई चुनाव ही नहीं लड़ेगा। ये 5 संयुक्त मंत्री वाले 5-5 साल वाले सबसे ज्यादा उत्पाद मचा रहे हैं। सही है। 10 साल से पहले कोई भी, चाहे संयुक्त मंत्री हो चाहे कार्यकारिणी हो, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ये भी अमेंडमेंट होना बहुत जरूरी है। भैया साल से ज्यादा ये नियम बनाया जाए कि आपने कितने मुकदमे किए हैं इन वर्षों में, मुकदमों की संख्या पर आधारित हो उनकी वरिष्ठता। देखिए इसमें ऐसा भी होता है कि मैं बार काउंसिल रजिस्टर्ड हूँ, मेरे पास COP है, तो हम वकील हैं। लोग क्या करते हैं, दूसरों के वकालतनामा में साइन करके और जारी कर देती है। जी। हजारों नॉन प्रैक्टिशनर को COP जारी है, हजारों नॉन प्रैक्टिशनर वकील है जो जिन्होंने फार्म भर दिया था। सबसे पहले वही लोग दौड़ के आए थे कचहरी में फार्म भरने, जो प्रैक्टिस में नहीं है, और उनकी COP जारी हो गई। चलिए देखिए जी करीब भाई, ये जितने भी नॉन प्रैक्टिसिंग मेंबर है ना, इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो जिससे ये संबंधित हैं उन सब फाइलों में इनके वकालतनामों पे मोहर लग कर COP आई है। हाँ, दूसरों को वकालतनामा पे साइन करके ले आते हैं। जो वकालतनामे पहले से एडवांस में फाइलों में लगे हुए हैं, वहां पे गए, मोहर लगाई और उसकी कॉपी ली और बार काउंसिल को भेज दिया। ये हुआ, पूरा खेल हुआ। चलिए देखिए, कानपुर में फिलहाल चुनाव सुधार अभियान की शुरुआत विंटर वेकेशन के पहले हम लोगों ने कर दी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कारवां दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। पूरी कचहरी में चर्चा शुरू होगी और दूसरे जिलों में भी इसका असर जाएगा, क्योंकि वक्त की कमी होती है। जूम में हमारे पास बस अभी 1 मिनट से भी कम का वक्त बचा है। आप सभी साथियों का, ब्रजबीर भाई, कौशल घोष शर्मा जी, नदीम भाई और अंकज मिश्रा जी, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी दूसरी चर्चा में। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरा भी सबको नमस्कार।